हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हाउचिल ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर यहाँ पर थंडर डीमन गॉड को जांच से मार दिया था, जिसके बाद वहाँ पर मून प्रीसिस आ जाती है जो कि हाउचिल के साथ हाथ मिलाना चाहती थी क्योंकि वो भी ड्रीमन प्रीस्ट को जांच से मारना चाहती है। हाउचिल को पहले तो मून प्रीसिस पर यकीन नहीं था, लेकिन फिर मून प्रीसिस यहाँ हाउचिल को बताती थी है कि तुम्हारे कई सारे दोस्त ऑलरेडी मारे गए, जबकि मेरे साथ आए हुए डीमंस यहाँ कैरन और तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस वक्त वो सारे के सारे मिलकर कैरन की तरफ ही बढ़ रहे हैं। अगर तुम कैरन को बचाना चाहते हो तो तुम्हें फौरन यहाँ से निकलना होगा। जो सुनकर हाउचिल ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर वहां से टेलीपोर्ट होते हुए फौरन कैरन की तरफ रवाना हो गया। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहां पर हम देखते हैं कि कैरन यहाँ एक गार्डियन एप के साथ फाइट कर रही थी, पर तभी अचानक वहां पर एक क्लॉ ब्लड डीमन आ गया जो कि धीरे धीरे से कैरन की तरफ बढ़ रहा था ताकि वो उस पर हमला कर सके। इससे पहले कि वो यहाँ कैरन के पास भी पहुंच पाता, अचानक ही एक स्लैश अटैक तेजी के साथ आते उसके पास से गुजर कर चट्टानों को छींटता हुआ आगे की तरफ चला जाता है। ये देखकर तो वो क्लॉ ब्लड डीमन भी काफी जरा हैरान हो गया, जबकि पीछे से यहाँ जनरल डाउजी की आवाज आती है जो कि उस क्लॉ डीमन से कह रहा था कि आगे मत बढ़ना। अगर तुम कैरन को उस टेस्ट के दौरान परेशान करोगे तो मजबूरन मुझे भी तुमसे फाइट करनी होगी। ये सब सुनकर तो वो क्लॉ ब्लड डीमन अपने मन में कह रहा था कि आखिर ये इस लड़के के पास किस तरह की सोड है जिसका एक मामूली सा स्लैश भी किसी चट्टान को बहुत ही आसानी के साथ चीर सकता है। मुझे इसके साथ जरा सावधानी से काम लेना होगा। और यही बातें सोचते उस क्लॉ ब्लड डीमन ने यहाँ पर जनरल डाउजी से कहा कि अरे अरे मुझे माफ कर दो, लगता है कि तुम गलत समझ गए। मेरा यहाँ पर तुम लोगों के लिए परेशानी खड़ी करने का कोई मकसद नहीं, बल्कि मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। इसी तरह से एक्टिंग करते हुए वो क्लॉ ब्लड डीमन अभी वहां से जाने ही लगा था, जबकि कुछ ही सेकंड बाद वो फौरन से पीछे की तरफ पलटते हुए जनरल डाउजी पर क्लास से अटैक करना शुरू कर देता है। जनरल डाउजी भी इसके लिए पूरी तरीके से तैयार था। वो इस क्लॉ ब्लड डीमन का बराबरी से मुकाबला करते हुए कहता है कि मुझे तो पहले ही मालूम था कि तुम डीमंस यहाँ पर हम इंसानों को मारने के लिए ही इस ड्रीम पैराडाइज में आए हो। ये कहते हुए जनरल डाउजी ने यहाँ पर उस क्लॉ डीमन के साथ फाइट करते हुए अपनी तलवार को भी बाहर निकाल लिया था, जबकि साथ ही वो यहाँ पर अपनी तलवार की शील्ड का इस्तेमाल करते हुए फौरन उस डीमन पर हमला कर देता है, जिससे वो क्लॉ डीमन भी डॉज करते हुए आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। और यहाँ इन दोनों के दरमियान बहुत ही ज्यादा जबरदस्त और तेज फाइट हो रही थी। आखिरकार जनरल डाउजी यहाँ पर उस डीमन को किक करते हुए पीछे हटा देता है, जिस पर क्लॉ ब्लड डीमन यहाँ पर जनरल डाउजी से कह रहा था कि तुम तो धीरे धीरे ताकतवर होते जा रहे हो क्योंकि अब तुम्हारे हर एक हिट मुझे चोट पहुंचा रही है। जिस पर जनरल डाउजी कहता है कि फिक्र मत करो, ये मजा इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा, अभी तो ये शुरुआत है। जो कहते साथ ही जनरल डाउजी ने अपने एक सीक्रेट अटैक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसमें वो अपनी तलवार की शील्ड कवर को वापस बुलाना शुरू कर लेता है। यहाँ पर आप देखते हैं कि जनरल डाउजी भी अपनी तलवार को लेकर तेजी से उस ब्लड क्लॉ डीमन की तरफ ही बढ़ता जा रहा था, जहां वो अपनी 3000 सोल्जर अटैक का इस्तेमाल करते हुए दोनों तरफ से ही स्लैश अटैक से उस डीमन पर हमला कर देते हैं, जिस अटैक की वजह से हम देखते हैं कि वो डीमन तो बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया, लेकिन फिर भी वो डीमन मरता नहीं, बल्कि वो खड़ा होकर यहाँ पर जनरल डाउजी की तारीफें करते हुए कह रहा था कि तुम तो काफी ज्यादा अमेजिंग हो। ये कहते उसके जख्म दोबारा से फौरन ही हील हो गए, जो देखकर जनरल डाउजी तो शॉक हो गया, जबकि वो क्लॉ डीमन भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल था क्योंकि वो सिर्फ अपने बेयर हैंड का इस्तेमाल करते हुए उस सोड की शील्ड को तोड़ देता है। साथ ही वो यहाँ पर जनरल डाउजी से कह रहा था कि अगर तुम यहाँ पर साफ सफाई करना चाहते हो तो तब तक मैं उस लड़की की जान ले आता हूँ, या फिर क्यों ना मैं 2 लम्हे तुम्हें ही देकर पहले तुम्हारा किस्सा खत्म कर दूं, क्योंकि तुम जानते हो ना कि तुम मुझसे नहीं बच सकते। और जहाँ तक मेरा सवाल है तो मैं पूरी तरीके से इमॉर्टल हूँ, तुम मुझे नहीं मार सकते। जो सुनकर जनरल डाउजी एक बार फिर से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहता है ये सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी होगी, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई डीमन नहीं जो कि मेरी तलवार को झेल सके। ये कहते हुए जनरल डाउजी ने एक बार फिर से अपनी पावर्स एक्टिवेट करके फौरन आगे की तरफ बढ़ते उस क्लॉ डीमन पर हमला करना शुरू कर दिया। जिन हमलों को डॉज करते वो क्लॉ डीमन भी काउंटर अटैक्स करता जा रहा था। साथ ही वो हंसते हुए कह रहा था कि यह मजा आ रहा है, तुम जितनी बार भी मुझ पर हमला करते हो तो पहले से ज्यादा ताकतवर हो रहे हो, ये बात बहुत ही ज्यादा मजेदार है। जनरल डाउजी को तो धीरे धीरे गुस्सा आ रहा था, पर तभी अचानक वो महसूस करता है कि उसका सर चकराने लगा है और उसका स्लैश अटैक भी मिस हो गया। ये देखकर जनरल डाउजी तो काफी जरा हैरान हो गया कि आखिर ये क्लॉ डीमन मेरे अटैक्स को इतनी आसानी के साथ डॉज कैसे कर पा रहा है, और ये मुझे क्या हो रहा है, मैं तो कभी भी अपने टारगेट को मिस नहीं करता, फिर आखिर ये मेरे अटैक जाया कैसे जा रहे हैं। जनरल डाउजी अपने मन में ये सब कह रहा था, जबकि दूसरी तरफ वो क्लॉ डीमन यहाँ पर हंसते हुए जनरल डाउजी से सवाल करके पूछता है कि क्या हुआ, कहीं तुम्हारी एनर्जी तो खत्म नहीं हो गई? अरे यार चलो अच्छे बच्चों की तरह जल्दी से मर जाओ, यूं झटपटाना बंद करो, वो बेचारी लड़की भी तब से इंतजार कर रही है, तुम्हें मारने के बाद वैसे भी मुझे उस लड़की की जान लेनी होगी।
होगी। जो सुनकर जनरल डाउजी यहाँ पर गुस्सा होते हुए कहता है कि वो लड़की मेरे भाई हाउचर की बहुत ही अच्छी दोस्त है, मेरे होते हुए तुम उस लड़की का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, चाहे फिर उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। ये कहते हुए जनरल डाउजी गुस्सा होकर फौरन हवा में आते हुए अपने गॉड किलर टेक्निक चाउटिया स्लैश अटैक को रेडी करना शुरू कर देते हैं, जो कि दिखने में तो काफी जरा खतरनाक लग रहा था। इस चाउटिया स्लैश अटैक की वजह से हम देखते हैं कि वो डीमन तो बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड होकर फौरन जाकर जमीन पर लगता है, जबकि दूसरी तरफ जनरल डाउजी भी इस अटैक को करने के बाद अचानक ही काफी जरा कमजोर हो चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। दूसरी तरफ ये कमीना डीमन भी मरने का नाम नहीं ले रहा था, बल्कि वो दोबारा से हंसते हुए खड़ा होकर कहता है कि यार मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम मुझे जान से नहीं मार सकते। बेशक तुम्हारा ये पिछला अटैक बहुत ही जरा खतरनाक था, लेकिन मेरी हीलिंग पावर के सामने तुम नहीं टिक सकते। ये कहते वो धीरे धीरे जनरल डाउजी की तरफ बढ़ रहा था, जबकि दूसरी तरफ जनरल डाउजी के मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। उनकी हालत अब पहले से भी ज्यादा बदतर हो चुकी थी। साथ ही जनरल डाउजी को अब सब कुछ समझ आना शुरू हो गया था। वो अपने कंधे पर लगे हुए गांव की तरफ देखकर समझ जाते हैं कि ये सब कुछ उस क्ला ब्लड डीमन ने किया है, जिसकी क्ला में जरूर किसी तरह का पॉइजन होगा। उसी पॉइजन की वजह से इफेक्ट होकर मैं कमजोर हो रहा हूँ। दूसरी तरफ वो क्ला ब्लड डीमन भी यहाँ जनरल डाउजी की तारीफ करते हुए कहता है कि आखिरकार तुम्हें मालूम हो ही गया, तो चलो मैं तुम्हें सारी बात बता देता हूँ। जब मैंने तुम पर पहली दफा हमला किया था और तुम मेरे क्लॉ की वजह से जख्मी हो गए, उसी दौरान मैंने तुम्हारी बॉडी के अंदर एक डेविल फ्लावर को इंजेक्ट कर दिया, जिसका सीड अब ऑलमोस्ट फ्लावर में बदलने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, और जैसे ही वो फ्लावर बनेगा तुम मारे जाओगे। जनरल डाउजी जो उसकी सारी बातें सुन रहा था, वो चाहकर भी यहाँ कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि हम देख पा रहे थे कि वो क्लाउड डीमन यहाँ पर जनरल डाउजी की बॉडी को कंट्रोल कर सकता है। धीरे धीरे जनरल डाउजी की बॉडी से फ्लावर्स निकलकर बाहर आ रहे थे, जिन्हें वो अपनी सोर्स से काट रहा था। ये फ्लावर एक टाइम में इतने बढ़ जाएगी कि इनकी जड़ें पूरी जनरल डाउजी की बॉडी को घेर लेगी और आखिर में उनका दिल काम करना बंद कर देगा, जिसके साथ ही वो मारे जाएंगे। क्लाउड ब्लड डीमन ये सब देखकर हंस रहा था और वो जनरल डाउजी से कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम्हें इससे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होगी, लेकिन तुम्हारे पास मरने के अलावा वैसे भी कोई दूसरा रास्ता नहीं। जो सब सुनकर जनरल डाउजी ने तय कर लिया कि बेशक वो यहाँ पर मरने वाला है, लेकिन वो अकेले नहीं मरेगा, बल्कि वो इस क्लाउड डीमन को भी अपने साथ लेकर मरेगा। ये कहते साथ ही वो एक बार फिर से हवा में जंप करते हुए अपने ज़्याओटिया स्लैश अटैक को रेडी करना शुरू कर देते हैं, जो कि अब तक का उनका सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक था। इसी दौरान कई सारे स्लैश अटैक सीधे जाकर यहाँ क्लाउड ब्लड डीमन के साथ टकरा गए। इस अटैक की वजह से हम देखते हैं कि उस ब्लड क्लाउड डीमन का एक हाथ कट गया था, जबकि वो खुद भी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका है, लेकिन वो हंसते हुए कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम्हारे ये सारे अटैक बेफजूल है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्योंकि हम देखते हैं कि उसने अपने कटे हुए हाथ को दोबारा से जोड़ लिया, जबकि साथ ही वो खुद को तेजी के साथ हील भी कर रहा था। दूसरी तरफ जनरल डाउजी की बॉडी तो तेजी के साथ कमजोर हो रही है। क्लाउड ब्लड डीमन यहाँ पर जनरल डाउजी को यूं तड़पता हुआ देखकर काफी जरा खुश हो रहा था, और वो जनरल डाउजी से कहता है कि तुम मुझसे जितनी देर तक फाइट करोगे उतनी ही तेजी के साथ ये डेविल फ्लावर तुम्हारी बॉडी में ग्रो करेगा, तुम्हें मुझ पर हमला नहीं करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जनरल डाउजी को अपनी जान की परवाह नहीं थी, बल्कि वो मरने से पहले इस डीमन की कोई ना कोई कमजोरी ढूंढना चाहता था। इसीलिए हम देखते हैं कि उन्होंने एक बार फिर से हवा में जंप करते हुए अपने सुपर की स्लैश अटैक को रेडी करना शुरू कर दिया। ये उनकी खुद बनाई हुई सोर्ड फाइटिंग स्टाइल है, जिस टेक्निक के दौरान यहाँ पर जनरल डाउजी की सोर्ड आसपास की चीजों से एनर्जी इकट्ठा करते उसे डार्क एनर्जी में कन्वर्ट करना शुरू कर देती है। लेकिन दूसरी तरफ क्लाउड ब्लड डीमन यहाँ पर जनरल डाउजी को ये अटैक रेडी करता हुआ देखकर खुश होते हुए कहता है कि बस बहुत हुआ। जो कहते साथ ही उसने सिर्फ अपने एक इशारे से उस डेविल फ्लावर को तेजी के साथ ग्रो कर दिया, जो कि जनरल डाउजी के हेड को बीट करने से ब्लॉक कर देता है। साथ ही जनरल डाउजी की बॉडी पर कई सारे डेविल फ्लावर्स भी निकलकर ग्रो हो चुके थे, जिनकी वजह से जनरल डाउजी की बॉडी में तो बहुत ही पेन हो रही थी, लेकिन वो इस दर्द को लगातार बर्दाश्त करते रहे। दूसरी तरफ क्लाउड ब्लड डीमन यहाँ पर जनरल डाउजी के ब्लड को एब्सॉर्ब करते हुए खुश होकर कह रहा था कि तुम्हारे साथ फाइट करते हुए मुझे बहुत मजा आया, लेकिन अब मुझे तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ पर मारना होगा ताकि मैं तुम्हारे बाकी के दोस्तों को भी तुम्हारे पास भेज सकूं। ये कहते हुए वो काफी जरा खुश हो रहा था, जबकि दूसरी तरफ जनरल डाउजी सारी तकलीफ से गुजरने के बावजूद भी कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने नहीं दे सकता, मैं नहीं चाहता कि तुम ब्रदर हाउचेल को चोट पहुंचाओ। जो कहते हुए जनरल डाउजी ने एक बार फिर से अपनी सुपर की टेक्निक को रेडी करते हुए यहाँ तेजी के साथ उस ब्लड क्लाउड डीमन की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, जिसको अपनी तरफ आता हुआ देखकर उस ब्लड क्लाउड डीमन ने भी हेलो फ्लावर्स टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ जनरल डाउजी पर अटैक करना शुरू कर दिया था। यहाँ पर वो जो दोनों के अटैक ही काफी जरा पावरफुल थे, जिनको टकराते हुए ये दोनों अपनी पूरी एनर्जी लगा रहे थे, लेकिन जनरल डाउजी की सुपर की टेक्निक आखिरकार जीत गई, क्योंकि वो यहाँ हेलो फ्लावर टेक्निक को पूरी तरीके से काटते हुए आखिरकार उस ब्लड क्लाउड डीमन के पास आते हुए फौरन अपनी तलवार को उसके सीने में खोप देते हैं, जहाँ पर जनरल डाउजी की तलवार उस ब्लड क्लाउड डीमन के दिल को चीरने ही वाली थी। और यहाँ पर खुद को बचाने के लिए आखिरी रास्ता उसके पास सिर्फ यही बचा कि वो अपने दिल पर लगे हुए डीमन मार्क को हटा दे, जिस डीमन मार्क को हटाने की वजह से अचानक से आप देखते हैं कि उस ब्लड क्लाउड डीमन का पावर लेवल बढ़ गया और वो अपने पावर लेवल
को बढ़ाने की वजह से जनरल डाउजी को पीछे पटक देता है। जिस दौरान जनरल डाउजी की तलवार टूट चुकी थी, उनकी हालत भी बहुत ही खराब हो चुकी थी। दूर से कैरन भी इस बड़े से अटैक को देख लेती है। पीछे की तरफ ब्लड क्लॉट डीमन यहाँ ये सब देखकर कहता है कि मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि तुम मुझे इतना मजबूर कर दोगे कि मुझे अपना डीमन मार्क हटाना पड़ेगा। तुमने तो मुझे सरप्राइज कर दिया है। ये कहते हुए वो आगे की तरफ आकर जनरल डाउजी को सर से पकड़ते हुए फौरन यहाँ हवा में ले आया और वो उससे कहता है कि पता नहीं तुम्हारा ब्लड पीने के बाद आखिर मेरी कल्टीवेशन लेवल कितनी बढ़ेगी। मुझे पूरे यकीन है कि तुम मेरे काफी ज्यादा काम आओगी। ये कहते हुए इससे पहले कि वो यहाँ पर जनरल डाउजी का ब्लड पी पाता, तभी अचानक वहाँ पर कैरन पहुंच गई, जो कि आते साथ ही उस ब्लड क्लॉट डीमन को हिट करते हुए दूर पटक देती है। दूसरी तरफ जनरल डाउजी अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, इसलिए वो मरने से पहले यहाँ पर कैरन से कहता है कि मुझे उसकी कमजोरी पता है, जो कि उसने धीरे से कैरन के कानों में बता दी थी। कैरन यहाँ पर उस कमजोरी के बारे में तो जान लेती है, लेकिन दूसरी तरफ जनरल डाउजी के पास ज्यादा समय नहीं बचा था और वो आखिरकार हमें यहाँ पर अलविदा कह देते हैं। जनरल डाउजी को मरता हुआ देखकर कैरन तो बहुत इमोशनल हो गई। वो उनकी आंखें बंद करते हुए उन्हें बहुत ही एहतराम के साथ जमीन पर लेटा देती है, जबकि वो खुद गुस्से के साथ खड़ी होती हुई अपने डैगर को रेडी कर चुकी थी। दूसरी तरफ वो डीमन ब्लड क्लॉट यहाँ पर कैरन को देखकर कह रहा था कि वैसे भी मैं तुम्हें मारने के लिए आने ही वाला था, पर तुमने तो यहाँ पर आकर मेरा वक्त ही बचा लिया। दूसरी तरफ कैरन उससे जवाब ला देते हुए बल्कि तेजी के साथ मूव करके अपने डैगर से उसके सिरे पर एक स्लैश लगा देती है, जिसके हील होने से पहले ही कैरन ने डबल स्लैश लगाकर उसे और ज्यादा बड़ा कर दिया था। यहाँ पर शायद उसकी वीकनेस यही है। जनरल डाउजी ने कैरन को बता दिया था कि तुम्हें उसे हील नहीं करने देना, बल्कि तुम्हें इतनी तेजी के साथ हमले करते रहना है कि वो खुद को हील ना कर पाए, जो करना वैसे कैरन के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ वो ब्लड क्लॉट डीमन अभी भी कैरन से डर नहीं रहा था, बल्कि वो हंसते हुए कहता है कि तुम भी उस लड़की की तरह जिद्दी हो, तुम्हें मारने में मजा आएगा। ये कहते साथ ही वो अपने हेल डेविल फ्लावर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ कैरन पर भी अटैक करना शुरू कर देता है, जिसे कैरन बहुत ही तेजी के साथ डॉज करते हुए फौरन यहाँ उसके पीछे आ गई थी। जहाँ आते साथ ही उसने अपने डैगर को दोबारा से यहाँ उस ब्लड क्लॉट डीमन की बॉडी में खोप दिया था। डैगर के आर पार होने के बावजूद भी वो ब्लड क्लॉट डीमन हंसते हुए कह रहा था कि बेवकूफ लड़की, मैंने तुम्हें बता दिया ना कि मेरी कोई कमजोरी नहीं, तुम लोग मुझे नहीं मार सकते। लेकिन जैसे ही हम देखते हैं कि कैरन अपना डैगर बाहर निकालती है, तभी अचानक यहाँ पर उस ब्लड क्लॉट डीमन के जख्म हील होना बंद हो गए और यहाँ पर कैरन याद करती है कि जनरल डाउजी ने उससे क्या कहा था। असल में जनरल डाउजी ने अपनी बहुत सारी एनर्जी उस ब्लड क्लॉट डीमन की बॉडी के अंदर ही छोड़ दी थी, जिसकी वजह से उसकी हीलिंग पावर काफी जरा स्लो हो गई और कैरन भी इसी मौके का फायदा उठाकर अपने डार्क लॉर्ड के स्पेयर से फौरन उस पर हमला कर देती है। इस अटैक की वजह से ब्लड क्लॉट डीमन को गहरी चोटें आ चुकी थी। वो समझ चुका था कि उसकी मौत उसके सामने है, अब उसे अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करना ही होगा। इसीलिए वो हंसते हुए यहाँ पर अपने हैप्पीली ब्लड डेविल को बाहर निकाल लेता है, जिसके पंजों का इस्तेमाल करते हुए उसने सीधा यहाँ कैरन पर हमला कर दिया। दूसरी तरफ कैरन यहाँ जनरल डाउजी को याद करते हुए कहती है कि तुम्हारी कुर्बानी बेवजह नहीं जाएगी। ये कहते साथ ही वो अभी अपने समसारा डैगर को बाहर निकाल लेती है, जिसका इस्तेमाल करते उसने भी काउंटर अटैक कर दिया और उसका ये काउंटर अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जो कि उस कला अटैक को डिसॉल्व करने के साथ साथ उस हैप्पी डेविल को भी जान से मार देता है। जिसके बाद पीछे बचा हुआ ब्लड क्लॉट डीमन भी एक बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ वहीं पर मारा गया, जबकि वो मरने से पहले कह रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरी कोई भी कमजोरी नहीं, मैं कैसे मर सकता हूँ। कैरन यहाँ उस डीमन का किस्सा खत्म करके इससे पहले कि यहाँ पर जा पाती, तभी अचानक उसके नाइट वॉरियर की बॉडी उसके सामने फेंक दी जाती है, जो कि वहीं पर पास में बैठी एक लड़की डीमन ने फेंकी हुई थी और वो यहाँ कैरन से कह रही थी कि लो तुम्हारे एक और दोस्त की लाश तुम्हारे पास आ गई। कैरन तो उस डीमन को देखकर काफी हैरान हो गई, पर तभी अचानक वहाँ पर एक और ग्रीन डीमन आ गया, क्योंकि उसी लड़की डीमन से कह रहा था कि तुमने जिस इंसान की जान ली उसकी बॉडी तो अभी भी सही सलामत है, जबकि मैंने जिस वॉरियर की जान ली थी उसकी बॉडी तो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गई। कैरन यहाँ पर इन दोनों को देखकर फौरन खुद को फाइट के लिए रेडी कर लेती है, जबकि देखते ही देखते वहाँ पर और भी कई सारे डीमंस आ चुके थे। इनमें से एक डीमन तो बहुत ही ज्यादा अजीब था, जो कि हर एक इंसान को मारने के बाद उसकी आंखें बाहर निकाल लेता था। वो यहाँ पर कैरन की आंखें देखकर कहता है कि ये आंखें कितनी प्यारी है, मुझे इन आंखों को किसी भी हाल में इस लड़की से छीनना होगा। दूसरी तरफ कैरन तो यहाँ इन सब डीमंस को देखकर अपने दोस्तों के बारे में याद करते हुए कहती है कि वो सब जान से मारे गए, लेकिन हाउचेन क्या वो जिंदा है? उसे असल में हाउचेन की बहुत ही ज्यादा परवाह हो रही थी। इसी के साथ सीट शिफ्ट होकर दूसरी तरफ हाउचेन पर आ गया, जो कि अपने दोस्तों के साथ टेलीपोर्ट होकर एक अजीब से टेंपल पर पहुंच चुका है। हाउचेन को तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर हम लोग ये कहां पर आ गए, पर तभी अचानक यहाँ पर हाउचेन और उसके दोस्तों के सामने एक प्यारी सी लड़की आ जाती है, जो कि हाउचेन से कह रही थी कि डियर सन ऑफ लाइट, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। दूसरी तरफ पीछे हम कैरन को देखते हैं, जो कि अपनी क्लोन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहां पर मौजूद सब डीमन से एक साथ ही फाइट करने वाली थी, लेकिन फाइट के दौरान ही अचानक उसकी बॉडी मूव करना बंद कर देती है। ये देखकर कैरन तो काफी ज्यादा सरप्राइज हो गई। तभी अचानक पीछे से किसी की आवाज आती है, जो कह रहा था कि वापस जाओ। ये सुनकर कैरन के सारे क्लोन वापस से रिवर्ट होते उसकी बॉडी में जाकर मर्ज हो गए, जो सुनकर तो कैरन को कुछ भी समझ नहीं आया कि
आखिर ये उसके साथ हो क्या रहा है, मेरे क्लोन आखिर वापस कैसे आ गए। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर वही मिस्टीरियस डीमन आ गया जो कि कैरन से कह रहा था कि एक चीज जैसी मैं प्रिडिक्ट कर लूं उसे मैं अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता हूँ, हर एक चीज अपने एंडिंग तक पहुँचती है और उसे वो एंडिंग मैं देता हूँ। कैरन तो उसकी बातें सुनकर कुछ भी समझ नहीं पाती कि आखिर इसकी पावर्स क्या है। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर यंग प्रिंस अबाव भी पहुंच चुका था। कैरन तो ये देखकर परेशान हो चुकी थी क्योंकि डीमन क्लैन के सारे वॉरियर यहाँ पर आ चुके थे। दूसरी तरफ यंग प्रिंस भी यहाँ अपने वॉरियर्स को हुक्म देता है कि इस लड़की को जान से मार डालो, जो सुनकर वो सबके सब डीमंस ने एक साथ ही आगे की तरफ बढ़ते हुए फौरन कैरन पर हमला कर दिया। लेकिन इससे पहले कि वो लोग कैरन को टच भी कर पाते तभी अचानक वो टेलीपोर्ट होकर यहाँ से गायब हो गई, जो कि फौरन यहाँ हाउचेन के पास पहुंच गई। और ये किसी और ने नहीं बल्कि उस गॉडेस ऑफ नेचर ने किया था, जो कि ब्रदर ज़ेंगफेंग को भी टेलीपोर्ट करके यहाँ इन लोगों के पास ले आती है। साथ ही वो हाउचेन को बताती है कि जितने भी इंसान जिंदा थे मैं उन्हें यहाँ पर ले आई हूँ। ये सुनकर तो हाउचेन और उसके दोस्त काफी ज्यादा शौक हो गए क्योंकि उन्हें मालूम हो चुका था कि जनरल डाउजी जिंदा नहीं बच पाया। जनरल डाउजी की सारी प्यारी यादों को याद करते हुए हाउचेन तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया। इवन की कैरन को भी जनरल डाउजी के बारे में बहुत ही बुरा फील हो रहा था। पीछे की तरफ यंग प्रिंस को भी ये बात मालूम हो चुकी थी कि अब गॉडेस ऑफ नेचर खुद यहाँ इस मामले में कूद चुकी है और वो हमें रोकने के लिए कुछ भी करेगी। जबकि यहाँ गॉडेस ऑफ नेचर हाउचेन से कह रही थी कि हाउचेन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, डीमन इस ड्रीम पैराडाइज पर कब्जा करना चाहते हैं, मैं उन्हें अकेले तो नहीं रोक सकती, मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए। अगर एक बार उन्होंने मुझे हराकर इस ड्रीम पैराडाइज पर कब्जा कर लिया तो तुम्हारे ह्यूमन कॉन्टिनेंट भी नहीं बच पाएंगे। दूसरी तरफ हमें जानने को मिलता है कि यंग प्रिंस का बिल्कुल यही प्लान था, वो यहाँ पर गॉडेस ऑफ नेचर को हराना चाहता है ताकि वो इस ड्रीम पैराडाइज पर पूरी तरीके से कब्जा कर सके। और यहाँ यंग प्रिंस की इसी इवल प्लान के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।